नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को आगे बढ़ाते हैं। आज इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा। हम लोगों का न्यूमेरिकल से लड़ाई लंबी चलेगी। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करने की रस्म को भी पूरा कर लीजिए। सेशन को शेयर करने से याद आया कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। सिर्फ इस जगह आपको पॉइंट के जगह पे POINT पॉइंट लिखना है इंग्लिश में। ठीक, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम वहाँ वीडियो के लिंक को प्रोवाइड करते हैं और PDF जो होता है उसको भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पेन पेपर हाथ में लेके पढ़ने के लिए शिद्दत के साथ बैठ जाइए, क्योंकि यह न्यूमेरिकल का सीरीज़ है। ये कोई जीके नहीं है कि आप सिर्फ सुन के काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फार्मूला आएगा जो कि आपको पता नहीं हो तो उसको आपको नोट डाउन करना होगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारे ज़मीन से कितने ऊंचाई पर होंगे? किनारा मतलब कोई एगो पुल बोल रहा है। ठीक है, वह उस पर एक ट्रक खड़ा है और ज़मीन यानी कि फिसल के वह ज़मीन पे आ जा रहा है। तो इसको हम इस ऊंचाई को किस प्रकार निकालेंगे? तो देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है। आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 0.8 सेकंड, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको निकालना इसमें है एच निकालना है। एच यानी कि इसमें एस विस्थापन कितना हो रहा है। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है हम लोग का सूत्र गति के दूसरे नियम से, एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए UT यानी कि देखिए यानी गिरना जब शुरू हुआ होगा तो उस समय तो वेग 0 होगा, तो U का मान 0 हो गया। इस जगह आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए तो T आपका 0 हो गया। अब इधर क्या बचा? हाफ AT स्क्वायर। ए का मान यहाँ G के रूप में दिया गया, गुरुत्वाकर्षण के रूप में। हाफ ए का मान देखिए यहाँ अब इस फार्मूला में सेट कर दिए हैं। यहाँ पे हाफ ए का मान हाफ AT, ए मतलब जी का मान यहाँ 10 दिया हुआ है और T का मान दिया हुआ है 0.8। उसको मतलब 10 मतलब हटाने के बाद नीचे 10 आ जाएगा। उसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। तो अब इसको हल कर लीजिए, आपको 3.2 मीटर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक ही सूत्र याद रखें कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना यहाँ क्या है? आवेश निकालना है। तो इसको आवेश को यानी कि I/T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया क्या हुआ है, रजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, जो कि इसका उपयोग ही नहीं पड़ेगा। धारा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। समय को हर हमेशा सेकेंड में लेंगे। ठीक है, Q बराबर I/T हो जाएगा, यानी 0.5 गुना 60 हो जाएगा। आपका 30 कूलम निकल जाएगा, क्योंकि आवेश को कूलम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है किस ब्लॉक से? परमाणु संख्या 57 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका D ब्लॉक। अगर यदि वही रहता कि 57 से 71 वाला, तो उसको लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, वह आपका F ब्लॉक में आ जाता है। और 89 से 103 उसे एक्टेनाइड सीरीज कहा जाता है, वह भी F ब्लॉक में आ जाता है। वही अगर यदि आपको सिर्फ 57, अगर यदि लेंथेनम करके पूछा रहता तो लेंथेनम आपका D ब्लॉक में आ जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 57 है। और एक्टिनम अगर यदि पूछा जाता तो वह भी आपका कहाँ आ जाता? D ब्लॉक में ही आ जाता। और अगर यदि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड करके पूछा है तब वह आपका F ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि बुलेट अगर यदि बंदूकें तेज रहेगा तो आदमी को उड़ा देगा पीछे ये बारे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगला है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डॉट होता है। तो देखिए अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब हो गया अवतल। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ये अवतल दर्पण है और इसका ये वक्रता केंद्र है। ठीक सी, और ये फोकस है। अब बोल रहा है कि वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट यानी रे गुजारिए जो कि समानांतर
प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो वह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, और एक रे गुजारिए कहाँ से, ठीक, तो ये देखिए कहाँ जाके मिलेगी, अनंत पे कहीं जाके मिलेगी। इस जगह फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, तो ये अनंत पे मिलेगी। तो इससे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा बहुत बड़ा बनेगा। तो वही बोल रहा है कि आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है, बिलियन सी का पीएच मान 2 है। फिर बिलियन यानी कि किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। जिसका पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और जिसका पीएच मान अधिक होगा यानी कि 7 से ऊपर चला जाएगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, उसमें OH की सांद्रता अधिक होगी। तो यहाँ देखिए एक था 8 था और दूसरा था 2 और एक और इधर बचा था 6 है। ठीक, तो इसमें देखिए सी वाला का पीएच मान 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि उस 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला आपका क्या हो गया, ये क्षारीय धातु जो होता है यानी ग्रुप ए वाला सब क्या होता है, उसमें बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसको आप जब तोड़िएगा तो 2 और 1 यानी कि एक सेल में 2 हो जाएगा और बाहर वाला में 1। उसके बाद सोडियम को भी 2 और 8 10 और 1। उसके बाद पोटेशियम 2 8 8 और 1 यानी कि सबके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वही तो पूछा गया था कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और अगर यदि नीचे वाला ऑप्शन दिया रहता, रुबिडियम भी दिया रहता, सेस्मियम भी दिया रहता, फ्रांसियम भी दिया रहता, तो वो भी आपका हो जाता। यानी कि ग्रुप ए वाला जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला देखिए, आगे है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर ma होता है, यानी कि फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो देखिए अब इसको यही बात को पूछ लिया है इस लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर, कि आंसर इसका बना है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। देखिए किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, तो ये जो है त्वरण क्या है, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन है ना। पहले प्रारंभिक वेग u होगा, अंतिम वेग v होगा, उसमें घटा के t से भाग देते हैं, त्वरण निकलता है। तो वही तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर, गति में परिवर्तन की दर यानी टाइम से भाग दे रहे हैं, कि दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होता है। तो अब देखिए बस द्रव्यमान के साथ इस त्वरण को गुना कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा। तो वही वस्तु के दिशा में बल के अनुपातिक होता है, यानी कि बल बढ़ाएंगे तो उसका गति, यानी गति बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान अगर यदि समान रहता है तो। आगे देखिए, आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डॉट तत्व मौजूद है। छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है, छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज को हम लोग छठे आवर्त में लेंथेनाइट और सातवें में एक्टेनाइट को काउंट करते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा जा सकता है आपको कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, तो तीसरे आवर्त में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको याद क्या रखिएगा, पहला 2 8 8 18 18 32 और 32, यानी ये पहला हो गया आवर्त। आवर्त क्या होता है, इस तरह से, यानी कि ये वाला लेटा हुआ जो लाइन है उसी को आवर्त कहा जाता है। ठीक है, और वर्ग, वर्ग होता है ऊपर से नीचे वाला, वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 केजी भार वाली एक कार के वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य होगा। ठीक, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हो गया आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन तो यानी कि हाफ mv स्क्वायर, और उसमें फिर अगला हाफ mv स्क्वायर घटा दीजिए तो आपका कार्य निकल जाएगा। ठीक, हाफ mv स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ देखिए कि आपका दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 800 kg और यू प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, अभी दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो आप निकाल लीजिए इसका वर्क, यानी हाफ एम के जगह पे 800 अभी स्क्वायर, यानी कि एक बार हो जाएगा 10 का स्क्वायर अब माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, एम तो कॉमन आ गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 10 प्लस 5 15 और 10 माइनस 5 5। तो इसको यहाँ देखिए 15 और 5, अब इसको हल कर दीजिए तो आपको 3000 जूल आ जाएगा। और 3000 जूल को अगर यदि किलो जूल में लिखना है तो 1000 से आप इसको भाग दे दीजिए, आपका किलो जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि 5.6 किलो वाट घंटा जूल में कितना होगा। ठीक, तो 1 किलो वाट घंटा हम लोग जानते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो 5.6 किलो वाट घंटा पूछा है, तो इसको 5.6 किलो वाट घंटा से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20.16 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। ठीक, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग देखिए, द्रव्यमान दिया हुआ है 80 केजी और वेग दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड, तो संवेग आप निकाल लीजिए द्रव्यमान गुना वेग करके। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको ऊपर लिखने के लिए इन्वर्स में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, अगला बोल रहा है कि 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा। तो बल बराबर हम लोग को क्या पता है, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान आपको दिया है 2 केजी और त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ अब निकाल लीजिए, 4 दूना 8, यानी 8 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन लिखा जाता है, यानी कि 8 न्यूटन आपका। आगे है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। 3 सेकंड के बाद इसमें कितना विस्थापन हुआ है। ठीक, तो हम लोग पहले ये देखते हैं दिया क्या क्या है और गति के किस नियम का प्रयोग हम लोग करके इसका विस्थापन निकाल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड वेग के साथ फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग, और बोला है कि 3 सेकंड बाद इसका मान क्या होगा। तो 3 सेकंड समय हो गया, अब विस्थापन हम लोग को निकालना है। ठीक, विस्थापन निकालना है तो देखिए यू मिल गया आपको और टी भी मिल गया। तो गति के दूसरे नियम से देखिए आपको यहाँ सिर्फ विस्थापन निकालने के लिए यू और टी की ही आवश्यकता है, और जी आपको बोल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यह कहाँ कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कर रहा है, इसीलिए जी का मान यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे लगा दीजिए, ए का मान यहाँ जी के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ यू का मान आपका कितना था 20, टी का मान 3, तो यू टी आपका हो गया प्लस हाफ, जी का मान कितना है माइनस में 10 है, और ए का मान वही जी का मान हो गया। ठीक है, और टी स्क्वायर यानी 3 सेकंड था, 3 गुना 3 कर दिया। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, 20 तिया 60 इधर से आया और उसके बाद इधर इसको कटाइएगा 5, यानी कि 3 तिया 9 पचे 45, माइनस में आएगा 60 में 45 घटा दीजिए, आपका 15 मीटर आ जाएगा। आपको याद दिला दें कि गति के तीनों नियम का सूत्र क्या होता है। पहला है कि गति का पहला नियम v बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है यू भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एनवें सेकंड में दूरी कितना होगा, एस यहाँ दूरी को दर्शा रहा है, एस में एनवें सेकंड में विस्थापन के लिए सूत्र आपको लग जाएगा यू यानी प्रारंभिक वेग प्लस ए इंटू 2n-1, यानी कि केमा सेकंड, एनवा सेकंड यहाँ है। ठीक, आगे देखिए, सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो देखिए चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन कौन करता है। तो कल भी हम लोग देखे थे कि आर जो होता है यानी रेसिस्टेंस जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। अगर यदि तार की लंबाई जितनी भी बढ़ाइएगा आप, उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ेगा, अगर यदि लंबाई घटाइएगा तो उसका प्रतिरोध घटता है।
तो आप लोग घर में भी देखते हैं कि अगर यदि कहीं दूर के पोल से आप तार को खींच के लाते हैं तो आपके घर में वोल्टेज थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसकी लंबाई क्या हुई है, बढ़ गई है, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी कि रोकने वाला, करंट को रोकने वाला ज़्यादा है। और वही अगर यदि यानी कि आर जो होता है यानी प्रतिरोध, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप जितना मोटा तार लगाइएगा आपको घर में उतना ज़्यादा मतलब वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो उसी का देखिए यहाँ अब उपयोग करके क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, बोल रहा है कि कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिरोध के प्रभावित को करने वाला देखिए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। अगर यदि बढ़ा दिए तो प्रतिरोध कम होगा और घटा दिए तो ज़्यादा हो जाएगा। अब पदार्थ करता है, अगर यदि मान लिया जाए कि आप लगाते हैं तार कॉपर का, लगाते हैं एल्युमिनियम का, तो दोनों का तो प्रतिरोध अलग अलग न है, ठीक है। उसके बाद देखिए दबाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबाई तो आप देखिए रहे हैं कि अगर यदि लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, तो देखिए संवेग पहले कुछ होगा, उसके बाद अगला कुछ संवेग होगा, उसमें टाइम से भाग देंगे तो वही ना संवेग में परिवर्तन की दर हुआ। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है। पहले अंतिम वाला संवेग प्रारंभिक संवेग को घटाइए, उसमें टाइम से भाग दीजिए, तो यही कहलाया अब संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ देखिए, तो संवेग पहले अंतिम वाला क्या होगा, m यानी कि द्रव्यमान तो दोनों में बराबर ही रहेगा। अब v में सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, यानी m v2 माइनस m v1, और इधर जब t से भाग दिए तो इस साइड भी t से भाग दीजिएगा, तो यानी m इसका कॉमन लीजिए, और v2 यानी कि अंतिम वेग माइनस v1 प्रारंभिक वेग बटे t। तो यहाँ देखिए अब आपका क्या निकल गया, ये v2 माइनस v1 बटे t आपका a दर्शा रहा है, यानी कि त्वरण को दर्शा रहा है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट के समानुपाती होता है। तो बोल रहा है कि लागू बल के, तो बल बराबर F बराबर आपका सूत्र क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी आपको m इंटू ए ही प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर जब किए तो आपको m इंटू ए ही प्राप्त हुआ। तो आपका आंसर क्या हो गया, लागू बल के समानुपाती होता है, कि अगर यदि बल बढ़ाएंगे संवेग बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आपेक्षिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसके रुकने में कितना समय लगेगा। मंदक बल यानी कि रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें दिया क्या क्या हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 30 केजी, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, और फोर्स यानी बल दिया हुआ है 60 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है रुकने में कितना समय लगेगा, टाइम हम लोग को निकालना है, ठीक है। टाइम निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता होगा, उसमें टाइम से भाग दीजिएगा तो आपको त्वरण प्राप्त हो जाएगा। अगर यदि हम देखते हैं कि इस समीकरण से पहले त्वरण हम लोग को निकल जाता है तो बहुत अच्छा बात है। यानी देखिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है, और त्वरण हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे F 60 दिया हुआ है और m 30 दिया हुआ है, ठीक है। त्वरण अब हम लोग को a प्राप्त हो गया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ देखिए त्वरण आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, अंतिम वेग यानी रुक रहा है तो रुक रहा है 0, और प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें भाग दे दीजिए, आपको त्वरण आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2t कितना हो जाएगा, -20, और t कितना हो जाएगा 10। तो समय तो माइनस में होता नहीं है, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में वो गाड़ी रुक जाएगी, ठीक। आगे देखिए, आगे है कि 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। तो यानी देखिए जी का मान आपको पहले से दिया हुआ है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। तो
ऊंचाई पर बोल रहा है तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, ऊंचाई जिसमें लग गया उसमें ऊर्जा अगर यदि पूछा जाए तो हम लोग को स्थितिज ऊर्जा निकालना, अगर यदि जिसमें वेग रहेगा और ऊर्जा निकाल बोला जाए तो उसमें आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाना, क्योंकि गतिज ऊर्जा हाफ एम भी स्क्वायर होता है, इसमें वेग की आवश्यकता है, और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होता है, इसमें ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको द्रव्यमान दिया हुआ है 50 kg और ऊंचाई बोल रहा है 6 मीटर, जी का मान भी आपको दे दिया है, तो बोल रहा है कि कितना ऊर्जा निहित ऊर्जा है, तो एम जी एच पे बैठा दीजिए इसको, 50 × 10 × 6 तो आपको 3000 जूल निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। ठीक, तो कार्य बराबर हम लोग किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए 20 किलोवाट के इंजन द्वारा, ठीक है, तो शक्ति बराबर हम लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो यहाँ देखिए 20 किलोवाट ये आपका शक्ति दे दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम कार्य कितना होगा, तो कार्य निकालने के लिए कार्य करने की दर यानी टाइम से भाग देते हैं तो उसी को दर कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग को कार्य निकालना है तो शक्ति गुना टाइम कर दीजिए। ठीक है, तो शक्ति आपका दिया हुआ है कितना, 20 किलोवाट, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका कितना आ गया 200 किलो जूल। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाता है तो गतिज ऊर्जा डॉट हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, वेग इसमें दुगुना हो रहा है, तो वेग दुगुना हो रहा है, द्रव्यमान तो वही समान है, तो अब नया वाला अगर यदि पहले वाला हम लोग गतिज ऊर्जा निकालेंगे जब वेग एक गुना था और द्रव्यमान वही था, तो देखिए पहले वाला निकलता हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक, इतना आता। अब की बार देखिए वेग जब दुगुना करने के बाद हाफ एम भी स्क्वायर यानी कि दोगुना वेग है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका क्या प्राप्त हो गया, हाफ एम 4 भी। ठीक, तो देखिए हाफ एम और भी पहले से है। ठीक, तो ये 4 सिर्फ ज़्यादा आया है तो इसीलिए उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए ये तो साधारण वाला आ गया, मैथ वाला सवाल आ गया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यानी कि आपको दूरी कितना दिया हुआ है 480 और समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड, तो आप भाग दे दीजिए 8 सेकंड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें पूछ रहा है कि नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए कार्बन क्या गो है 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि C6, और हाइड्रोजन क्या गो है 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि C6H6, तो ये किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। ठीक, आगे देखिए अगला बोल रहा है कि निम्न यौगिक को उनके कार्बन बंधन की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यानी कि कार्बन बंधन इसमें कितना है, ठीक है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, बॉन्ड कितना ये बना रहा है, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होगा उसको बाद में लिखेंगे और जिसमें कम बॉन्ड होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको दिया हुआ है किस ग्रुप में दिया हुआ है, एथीन, एथीन के ग्रुप में दिया हुआ है, एथीन इथाइन एथेन। ठीक है, एथीन इथाइन एथेन, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टनेन डिकेन। ठीक है, इसको हम लोग 1 2 3 से एन का मान सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको दिया किस में है, एथीन, तो एथ यानी कि एथीन, एन का मान 1 लेंगे, और देखिए यहाँ देखिए कि कौन सा ग्रुप, यहाँ देखिए एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। ठीक, तो यहाँ देखिए एथीन। ठीक, एथीन, इससे यह पता चल रहा है कि मतलब एथीन का मतलब का ना हो रहा है कि एन एथ का मान, एन का मान हम लोग को 1 लेना है हर हमेशा, लेकिन अब देखिए यहाँ यह ग्रुप बदल रहा है, जैसे एल्काइन, एल्काइन का इन, तो देखिए एथाइन
ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए CnH2n-2, इसमें अब जब n का मान आप 1 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा Cn यानी कि C1H2n यानी 2 गुना 1 2 और -2 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो इसमें बचा नहीं, तो यहाँ देखिए क्या कितना बॉन्ड बनाएगा, तो एक ठो सिर्फ बच रहा है इसमें। और यहाँ देखिए अगर यदि पहला वाला देखते हैं एथीन दीर्घई वाला यानी एल्कीन, तो देखिए CnH2n होता है इसका, तो इसमें देखिए Cn का मान 1 पुट करना है, ठीक है। तो 1 पुट करके देखिए C1H2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए एथेन n वाला यानी एल्केन, तो इसका CnH2n+2, तो इसका n का मान जब आप 1 पुट कीजिएगा तो इसका आ जाएगा C1H4। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन बंध ज़्यादा है, तो वही तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उसके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में किस में कार्बन बंध ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए यहाँ कार्बन बंध ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन रहेगा इसमें चारों तरफ हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें तो सिर्फ अकेले कार्बन ही बचा है, इसमें कार्बन है और उसके बाद सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ठीक। तो इस किसमें कार्बन बंध ज़्यादा हुआ, आपका एथेन में कार्बन बंध ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए आप इसको अगर यदि सजाइएगा तो क्या लिखिएगा एथाइन एथीन और एथेन। अगला देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक। तो हम लोग इसमें संवेग संरक्षण का नियम को फॉलो करेंगे कि पहले संवेग जितना था उतना ही संवेग अभी भी रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखिए कि पहले संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। टक्कर के पहले संवेग और बाद में संवेग, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले अगर यदि देखा जाए तो द्रव्यमान कितना था, 2000 kg का कार था, ट्रक था, और वेग कितना था 10 था, ठीक। तो इधर आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब देखिए टक्कर के बाद टकराएगा जब, तो कार का द्रव्यमान और उस ट्रक का द्रव्यमान दोनों का जुड़ जाएगा, और अब टकराने के बाद उसका वेग घट गया यानी कि 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब इन दोनों को इधर लिख लीजिए। और संवेग संरक्षण का रूल कहता है कि दोनों का संवेग बराबर होना चाहिए, यानी पहले वाला संवेग और दूसरे वाला संवेग को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आप इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आपका देखिए इधर हो गया आपको 2000 गुना 10, इधर हो गया 2000 प्लस x गुना 8, 8 से इसको कटाइए आपको 250 बार में कट जाएगा। तो 250 गुना 10 कीजिएगा तो 2500 आ गया। इधर 2000 प्लस x, 2000 इसमें घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 500 kg आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ऊर्जा एक दिन में यूनिट में आपको निकालना है, ठीक। इसमें दिया क्या है, पावर दिया हुआ है 750 वाट और समय दिया हुआ है 4 घंटा। तो ऊर्जा बराबर क्या कीजिएगा, यानी 750 गुना 4 घंटा और कितना दिन, एक दिन उपयोग किए, ठीक। और यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट प्रत्येक दिन आप उसको खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गति का द्वितीय समीकरण डॉट के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का द्वितीय समीकरण संबंध इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा, ये नहीं कि मतलब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब कौन सा नियम है, दूसरा है कि पहला है। इस तरह से अगर यदि रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण, तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गति का द्वितीय समीकरण है कौन सा। तो ये वाला द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है कि क्या संबंध दर्शा रहा है, तो ये संबंध दर्शा रहा है s, इधर देखिए इसका पहला पकड़िए और इसका लास्ट पकड़िए, यानी कि s मतलब क्या होता है स्थिति यानी कि विस्थापन, और इधर टाइम यानी कि स्थिति समय को दर्शा रहा है। वही अगर यदि आपसे पूछा जाएगा कि गति का प्रथम नियम क्या दर्शा रहा है, तो गति का प्रथम नियम दर्शा रहा है यानी देखिए वेग और समय को दर्शा रहा है। और अगर यदि गति का तीसरा नियम पूछा जाएगा तो वेग और स्थिति को दर्शा रहा है, यानी कि विस्थापन यानी स्थिति ही कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे है कि
0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सबसे पहले ये वाला सीरीज़ आपको याद रहना चाहिए कि C-0/100 और F-32/180, R-0/80, K-273/100। अब बोल रहा है आपको 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला पकड़ लीजिए, इसको बराबर कर लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 में से 0 घट गया, 0 हो गया, 0 में किसी से भाग दीजिएगा तो 0 ही आंसर आएगा। अब इधर कितना है फ़ारेनहाइट में F-32 अब बटे 180, 180 कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 बराबर कितना होगा F-32, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड माइनस में 32 है, ये साइड अगर यदि ला देते हैं तो 32 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट, ठीक। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं। वॉशिंग सोडा का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का यानी धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ देखिए कितना जल है, 10 जल है, तो यानी कि जल के 10 अणु है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डॉट आकार में सबसे छोटा है, ठीक। यहाँ देखिए आपको एल्युमिनियम दिया है, उस पर 3+ आयन उसका निकाल के दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रॉन को उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। और सोडियम Na+ और मैग्नीशियम Mg2+। अब अगर यदि इसको आप देखिएगा तो इसमें किसका आकार बड़ा है किसका आकार छोटा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, 13 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 13 है। लेकिन इसमें क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को डाउन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। आई मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या मैग्नीशियम का 12 होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होगी, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन को डाउन कर चुका है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डाउन कर दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 10 बचा है। तो देखिए कि सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही बचा है, तो आपको लगेगा कि इसको आंसर ये मार देते हैं कि ये सभी विकल्प सही है, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब बाहर चक्कर लगाता है तो देखिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिसमें कि यहाँ देखिए कि उसी से आपका त्रिज्या निर्धारित हो जाता है। तो नहीं बोला जाता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर यानी आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो कई ऊपर से नीचे होने पर आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो कैसे घटता बढ़ता है, देखिए कि अगर यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका है कि सेल की संख्या यानी कि कक्ष की संख्या तो उसमें बढ़ेगी, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर यदि हम लोग सोडियम लेते हैं तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11, 11 में 2 8 और 1, यानी कि इसमें 3 सेल बनेगा। अगर यदि सेल की संख्या बढ़ रही है यानी ये कक्षा की संख्या बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक है कि उसका आकार बढ़ेगा। और बाएं से दाएं जाने पर घटता क्यों है, तो घटता इसीलिए है कि उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। देखिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही रहती है। अगर यदि ये आयन आपको दिया हुआ नहीं रहे तो लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि इसमें देखिए कि अगर यदि एल्युमिनियम लेते हैं तो इसमें प्रोटॉन की संख्या आपको 13 मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। और अगर यदि मैग्नीशियम लेते हैं 12 और इलेक्ट्रॉन 10, और अगर यदि सोडियम लेते हैं तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10। देखिए प्रोटॉन की संख्या जिसका, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर हो गया, ठीक, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जिसका ज़्यादा रहेगा तो वो तो अपनी ओर आकर्षित ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो आकर्षित ज़्यादा करेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ऑटोमेटिक बात है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ देखिए प्रोटॉन ज़्यादा है 13 है, इसमें 12 है और इसमें 11 ही है, तो ये इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डॉट आकार में सबसे छोटा है, तो एल्युमिनियम पर
3 आयन जो दहन करने के बाद उसका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 50 केजी है और ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ है 45 चरण वाला सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, आपका इतना ऊंचाई निकल गया। ठीक है, उसके बाद जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब इसका टी भी आपको दिया हुआ है 9 सेकंड। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ mgh। ठीक, mgh ये कार्य कैसे हुआ, देखिए एफ कार्य बराबर हम लोग क्या देखे हैं कि बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बल गुना विस्थापन न है, यहाँ भी तो वही है m और g, यानी कि बल क्या होता है F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ देखिए m और a का मान यहाँ g से रिप्लेस कर दिया गया और विस्थापन यानी h हो रहा है, तो वही तो कार्य हो गया, यानी कि वही बल हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्य कितना हुआ, कार्य आपका हो गया mgh पे लगा के, तो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 50 और g का मान 10 और h का मान हम लोग इस प्रकार निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 375 वाट। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या समानता है, इसके वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। लिथियम देखिए, लिथियम 3 यानी 2 1 और सोडियम 2 8 1 यानी कि 11, 8 2 10 1 11, और पोटेशियम 2 8 8 1 यानी 8 2 10 8 18 1 19, यानी वायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो वही तो बता रहा है कि इनके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अगला है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र होना चाहिए CuSO4 इंटू 5H2O। तो इसमें जल के कितने अणु है, 5 अणु है। आगे बोल रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो समय आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ दिया क्या क्या हुआ है, 50 वाट का बल्ब है, यानी कि शक्ति आपको दिया हुआ है, कार्य कितना कर रहा है 1000 जूल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर, यानी शक्ति वाट में जो दिया हुआ है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य देखिए, कार्य आपका कितना दिया हुआ है 50, नहीं कार्य दिया हुआ है 1000 जूल और शक्ति दिया हुआ है 50, तो यानी कि वाट शक्ति बराबर 1000 बटे टी कर दीजिए, आपका इसको कटाने के बाद निकल जाएगा समय 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ इसे फेंका गया था। यानी प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। अगर यदि मान लिया जाए ऊपर फेंक रहे हैं तो कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ की वह वस्तु रुकेगी थोड़ी क्षण के लिए, तो यानी अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्रारंभिक वेग उसका दिया हुआ है कितना, प्रारंभिक वेग निकालना ही है। ठीक है, प्रारंभिक वेग निकालना है, अभी हो जाएगा आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा और टी आपको दिया हुआ है 12.5 सेकंड। ठीक है, तो 12.5 सेकंड दिया हुआ है, तो अब इसमें गति का पहला समीकरण को लगा लीजिए, यानी v बराबर u प्लस ए टी, तो यानी v आपका 0 हो जाएगा, u ए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, यानी कि -10, उसके बाद फिर टाइम दिया हुआ है 12.5। अब इसको आप गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 125 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग 125 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि डॉट को विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे ये तार है, इसमें रेसिस्टेंस कुछ लगा हुआ है, तो इसका अगर यदि हमको देखना है कि विभवांतर कितना हो रहा है, तो हम यही देखेंगे कि इस पॉइंट पे एक बार जोड़ देंगे
तार को इस पॉइंट पे जोड़े और उसके बाद एक बार इस पॉइंट पे जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को, तभी तो पता चलेगा कि इसके बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इससे धारा दिए और इधर कितना निकल रहा है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि डॉट को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अगर यदि वही आमीटर की बात रही तो आमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है कि कितना विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कि एक तार है, इसमें आमीटर को बीच में लगा दिया जाता है और देखा जाता है कि इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, कि यानी पूरा प्रतिरोध होना चाहिए उसमें। और आदर्श अमीटर का क्या होना चाहिए, उसमें न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध कम रहेगा तो पूरा का पूरा वह धारा माप सकेगा। ठीक है, अगर यदि कम धारा आपको मापना है तो आप गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह न्यूनतम से न्यूनतम धारा को मापता है। ठीक है, आगे है कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है, तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अगर यदि मान लिया जाए कि वस्तु है और पानी है, दोनों का घनत्व बराबर रहता, तो वह वस्तु पानी में डूब के तैरती, यानी डूबती नहीं। डूबने के लिए क्या होना चाहिए कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, तब वह डूब जाएगी। लेकिन वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व दोनों बराबर रहेगी, तो वह पानी में डूब के तैरेगी। ठीक, यानी ज़मीन पे अभी नहीं सटेगी। लेकिन वही अगर यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से आधा रहेगा तो आधा डूब के तैरेगी, और अगर यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से 1/3 रहेगा तो 1/3 डूब के तैरेगी। तो वही तो बोल रहा है कि अगर यदि 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से 1/3 होगा। तो वही बोल रहा है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ सभी डायग्राम हम बना के दिखा दिए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध, तो देखिए इसके लंबाई के समानुपाती होता है कि लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही है। यहाँ देखिए, यहाँ है कि कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व क्या होता है, माध्यम यानी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, आयतन मीटर क्यूब। ठीक, इसमें भी अगर यदि उस वस्तु का माध्यम में घनत्व देखते हैं तो ये भी आ जाएगा किलोग्राम, नीचे भी क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी कि आयतन है। तो ये दोनों कट गया तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ½ mv²। 20 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अब इस पर बिठा दीजिए इसको, आपका निकल जाएगा 250 जूल निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समय यानी समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा निर्धारित डॉट के द्वारा किया जाता है। तो ऊष्मा का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि है H बराबर यानी हीट बराबर I² RT। आई यहाँ आपका धारा हो जाएगा, R रेसिस्टेंस हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, और T होगा समय। इसका उपयोग आगे पड़ेगा, इसीलिए इसको याद रखना है कि हीट बराबर क्या होता है I² RT। कि एक लेंस की पावर -2.5 डायप्टर है, लेंस का प्रकार और फोकस लंबाई क्रमशः होगी। तो देखिए -2.5 डायप्टर है, इसका मतलब है कि अवतल लेंस होगा ही। और अब इसका फोकस पूछ रहा है, फोकस लंबाई बराबर क्या होता है, यानी पावर बराबर क्या होता है 1/f। f को सिर्फ किस में आपको लेना है, हर हमेशा मीटर में लेना है। ठीक है, तो यानी पावर इसका दिया हुआ है -2.5, तो पावर बराबर 1/f। तो ऐप का मान आपका क्या निकल जाएगा, ऐप का मान निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर उठ के चल जाएगा। ठीक, ऐप बराबर -1/2.5। इसको हल कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा -0.4 मीटर। तो ये अवतल हो गया और फोकस लंबाई क्या हो गया -0.4 मीटर। अवतल क्या है,
लेंस या दर्पण, लेंस है यहाँ पे, लेंस पूछा गया है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन हम लोग देखे हैं कि CnH2n-2। एल्केन क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है? CnH2n, सिर पर आ जाता है। उसके बाद आगे देखिए, अगला कह रहा है कि 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह किस ऊंचाई पर होगी? तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दिया है 2 जूल, और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई आपको निकालना है, mgh पे लगा दीजिए, तो यानी 2 जूल आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, m 1 हो गया, और जी का मान हो गया 10। ऊंचाई निकालना है तो 2/10 यानी कि 0.2 मीटर आपका हो जाएगा हाइट। उसके बाद अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है, ठीक, यानी कि यू उसका 0 हो जाएगा, और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, स्थिति से कह रहा है कि चलना शुरू कर रहा है, और अंतिम वेग 20 है। समय दिया हुआ है कितना? 4 सेकंड में, ठीक है। तो इसका त्वरण पूछ लिया, तो यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कर दीजिए, तो आपका यहाँ कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एस दिया हुआ है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि 5 है, ठीक। दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्र, ठीक। प्रणोद क्या होता है? किसी भी वस्तु पर लंबवत बल, एकांक बल यानी क्षेत्रफल के एकांक लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है। जैसे कि ये वस्तु है, इस पर अगर यदि लंबवत बल लग रहा है तभी उसको प्रणोद कहेंगे। और ये जो बल सिर्फ होता है, दाब जो होता है, दाब होता है कि कहीं भी उसमें बल आप लगा दीजिए, चाहे इधर से टेढ़ा लगाइए, कहीं से लगाइए, आप बल सिर्फ लगाइए, ठीक। उसी को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और लंबवत अगर यदि बल लगा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रणोद कहा जाता है, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। डॉट एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए।